नमस्कार, मैं रविश कुमार। अफगानिस्तान की घटना को दुनिया भर में जिस तरह से समझा जा रहा है, भारत में इसे देखने और समझने की प्रक्रिया भी अपने आप में किसी घटना से कम नहीं है। आप अफगानिस्तान और तालिबान के बारे में कुछ भी बात कीजिए, इसे देखा और समझा जा रहा है उसी फ्रेमवर्क से जिसे यहाँ की घरेलू राजनीति ने तैयार किया है। हिंदू मुस्लिम नेशनल सिलेबस के फ्रेम से, जिसमें काबुल से आ रही हर सूचनाओं को कोच दिया जा रहा है, फिट करके फैलाया जा रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कुछ मैसेज का सैंपल दिखाना चाहता हूं ताकि पता चले कि इस देश में हर चीज को देखने का प्रमुख नजरिया क्या हो गया है। एक मैसेज आया कि तालिबान से लड़ने के लिए 100 चरखे, 500 सफेद धोती कुर्ते, रघुपति राघव राजा राम वाले गीत के 200 कैसेट्स और 1000 मोमबत्तियां तत्काल चाहिए। जो कहते हैं हमें धर्म की जरूरत नहीं, हमें तो रोजगार की जरूरत है, वो देख लें अफगानिस्तान से लोग करोड़ों की संपत्ति और रोजगार सब छोड़कर भाग रहे हैं। इस तरह के अनेक मैसेज हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाए जा रहे हैं। यह हमारी सार्वजनिक सोच का छोटा नहीं बल्कि काफी बड़ा नमूना है। कारण यह है कि भारत की घरेलू राजनीति में वर्षों से तालिबान के आतंक को इस्लाम का चेहरा बताकर लाभ उठाया गया है। दुनिया भर में इस आतंक को पैदा करने, उसके हाथ में आधुनिक हथियार देने और इसका इस्तेमाल ताकतवर देशों के साम्राज्यवादी संघर्षों में करने की कारस्तानी को छिपाने के लिए धर्म के चेहरे को आगे किया गया। फिर यह भी कहना पड़ा कि आतंकवाद का संबंध धर्म से नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी भी यही बात कहते हैं, लेकिन कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत की मौजूदा राजनीति में आतंक ही नहीं, हर दूसरी बात को धर्म से जोड़ा जाने लगा है। गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने बाकायदा जनता के एक बड़े वर्ग को ट्रेनिंग दी है। इसी से बने वातावरण के जाल में भारत की सरकार भी फंस गई है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी अभी तक नहीं बोल पाए हैं कि उनकी नजर में तालिबान क्या है, आतंकवादी है या नहीं है। इस बार 15 अगस्त के भाषण में पड़ोसी देशों का जिक्र तक नहीं है। म्यांमार और अफगानिस्तान में इतनी बड़ी घटना हुई, उसका जिक्र तक नहीं है। इस पर ही बोल देते कि आतंक से लड़ने वाले देशों का नेता अमेरिका मैदान छोड़कर भागा है और अब आतंक की लड़ाई यहां से बदल जाती है। यही नहीं, अमेरिका तो तालिबान को आतंक के फ्रेम से अलग देखने के बारे में भी विचार करने लगा है। The fact is that a future Afghan government that upholds the basic rights of its people, that doesn't harbor terrorists, and that protects the basic rights of its people, including the basic fundamental rights of half of its population, its women and girls, that is a government that we would be able to work with. फिर भारत को साफ साफ कहने में क्या दिक्कत है कि उनके लिए तालिबान क्या है, आतंकवादी है या एक देश की सरकार है जिससे भारत सरकार रिश्ते बनाकर रखेगी। फ्रांस ने कहा है कि अफगानिस्तान में आतंकी गुट मौजूद हैं, फिर से अफगानिस्तान को आतंक की शरण स्थली में नहीं बदलने दिया जा सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए चिंता की बात है। चीन ने कहा है कि वह अफगानिस्तान की जनता की पसंद का सम्मान करता है, उम्मीद करता है कि तालिबान समावेशी इस्लामिक सरकार बनाने के अपने वादे पूरी करेगा। चीन अफगानिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण रिश्ते विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए इच्छुक है। काबुल में चीन का दूतावास सामान्य रूप से चल रहा है। रूस में तालिबान का नाम आतंकवादी संगठनों की सूची में है, लेकिन बाकायदा सार्वजनिक रूप से कहा जा रहा है कि रूस के राजदूत तालिबान से मिलने जा रहे हैं। तालिबान ने कहा है कि रूस के राजनयिकों का बाल भी बांका नहीं होगा। काबुल में रूस के राजदूत ने कहा है कि तालिबान के राज में काबुल के हालात बहुत बेहतर हैं, अशरफ गनी की सरकार से भी बेहतर। पाकिस्तान ने कहा है कि वो अफगानिस्तान में राजनीतिक सुलह के लिए कोशिशें कर रहा है और इसलिए अफगानिस्तान का राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद में नेताओं से मिला है। यह भी कहा है कि पाकिस्तान मानता रहा है कि अफगानिस्तान की समस्या का सैन्य निवारण मुमकिन नहीं था। एक स्कूली कार्यक्रम में कल इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। On the discussions with Taliban, we had there's a very much
जैसे मैंने पहले कह रखा था, वी आर इन टच विद ऑल स्टेक होल्डर्स, वेरियस स्टेक होल्डर्स, एंड इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी या विदेश मंत्री जयशंकर का अभी तक स्पष्ट बयान क्यों नहीं आया है कि भारत की नजर में तालिबान आतंकवादी है या अब कुछ और हो गया है? हम किस टाइप के विश्व गुरु हैं कि विश्व संकट के समय कुछ साफ साफ बोलते ही नहीं? एक समय था जब साफ साफ बोला जाता था, गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। हर किसी को तय करना पड़ेगा कि फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो कि आप मानवता के साथ हो, निर्णय करो। तो प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं निर्णय कर बता दे रहे हैं कि काबुल में गुड तालिबान आया है या बैड तालिबान आया है? आतंकवाद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुखरता से बोलने वाले प्रधानमंत्री मोदी आतंक के इस ज्वलंत टॉपिक पर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? दुनिया से आतंक की परिभाषा तय करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या यह सही समय नहीं है कि वे आतंक की अपनी परिभाषा दुनिया के सामने रख दें? भारत ने सालों से यूनाइटेड नेशन से आग्रह किया है कि आप एक रिजोल्यूशन पारित कीजिए जिसमें डिफाइन कीजिए कौन आतंकवादी है, कौन आतंकवादी देश है, कौन आतंकवादियों को मदद करते हैं, कौन आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, कौन सी बातें हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है। एक बार ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएगा तो लोग उससे जुड़ने से डरना शुरू कर जाएंगे, हटने का प्रयास करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की एक कमेटी है जो किसी संगठन को आतंकवादी घोषित करती है। क्या उसके पास आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं है? क्या बिना परिभाषा और समझ के ही यह कमेटी किसी संगठन या व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर देती है? भारत बताए कि तालिबान उसकी नजर में क्या है, आतंकवादी है या कुछ और? यह तस्वीर 2015 की है जब काबुल में भारत के करीब 1000 करोड़ रुपए से बने संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। उस समय यहां बैठे कई लोग अफगानिस्तान छोड़कर भाग चुके हैं। 2021 में प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण को पढ़ते समय लगा कि यह एक ललित निबंध की औसत कॉपी से ज्यादा नहीं है। आज जब अफगानिस्तान पूरी तरह बदल चुका है, हेडलाइन बनाने वाली वो सारी पंक्तियां सूखे पत्तों की तरह उड़ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अंग्रेजी में कहा था कि आप पख्तून हो सकते हैं, उज़्बेक हो सकते हैं, ताजिक हो सकते हैं, हजारा हो सकते हैं, आप हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, लेकिन आप गर्विले अफगान हैं जो वन नेशन एंड वन पीपल के रूप में एकजुट हुए हैं। वन नेशन एंड वन रेशन, वन नेशन एंड वन टैक्स की धारणा से दुनिया का हर समाज नहीं समझा जा सकता है, ना ही भारत का अपना समाज। और भी कई स्लोगन नुमा बातें कही गईं, जैसे अफगान के युवाओं के लिए आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, ना कि इंटरनेशनल टेररिज्म। And as Hindi cinema's most famous Pathan character, Sher Khan, in Janjeer, Sher Khan sang, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। Friendship is my faith. Friend is my life. दोस्ती मेरा विश्वास है, दोस्ती मेरा जीवन है। जंजीर का यह डायलॉग दोहराने वाले प्रधानमंत्री मोदी ही बता सकते हैं कि अफगानिस्तान में अब उनका दोस्त कौन है, उनका ईमान किस दोस्त के साथ है। भारत के लिए भी यह जटिल समय है। भारत ने अफगानिस्तान में काफी कुछ दांव पर लगाया है। क्या वह सब पानी में बह गया? क्या वहां की राजनीतिक गतिविधियों पर पाकिस्तान और चीन ने बढ़त बना ली है? इस नए अफगानिस्तान में नया भारत बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी को कूटनीतिक सफलता मिली है या हार हुई है? इन सब बातों को समझने का अवसर है। भारत अब क्या करेगा? आतंक के नाम पर पाकिस्तान से बातचीत नहीं करता है। क्या वह उस तालिबान से बात करेगा जिसकी पहचान आतंक से है? जब तालिबान से बात होगी तब पाकिस्तान से किस आधार पर बात नहीं होगी?
अफगानिस्तान की सड़कों की ये तस्वीरें बता रही हैं कि वहां का समाज विदेशी मदद से आई इन कारों की सवारी करता हुआ आज भी वैसा ही है। विदेशी कारों के सिलसिले के बीच आप तालिबान को आते जाते देख सकते हैं। तालिबान के सफेद झंडे दिख जाते हैं, औरतें दिखती ही नहीं। यह अलग ही समय क्षेत्र नजर आता है। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया जैसे कई मुल्कों को ताकतवर देशों की प्रतिस्पर्धा में बर्बाद कर दिया गया। सद्दाम के पास रासायनिक हथियार होने का झूठ बोला गया और हमला कर इराक को बर्बाद कर दिया गया। लाखों इराकी मारे गए। बाकायदा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इराक युद्ध में झूठ बोलने के लिए माफी मांगी। एक अनुमान के अनुसार अफगानिस्तान में 60,000 से अधिक लोग मारे गए। क्या वे सभी आतंकवादी थे? सैन्य बलों में भी हजारों मौतें हुई। सीरिया में आधुनिक हथियार देकर आईसिस जैसे आतंकी संगठन को खड़ा किया गया और उनसे धंधा भी किया गया तेल का। सीरिया बर्बाद हो गया और वहां लाखों लोग मारे गए। आज तबाह हुए इन देशों में अमेरिका और पश्चिमी ताकतों को भागते देख कोई जश्न मनाता है तो उसे केवल इस्लाम के फ्रेम में नहीं देख सकते हैं। मुमकिन है उस बर्बादी की चुभन में यह खुशी जाहिर की जा रही हो। Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been, preventing a terrorist attack on America's homeland. We gave them every tool they could need. We paid their salaries, provided for the maintenance of their Air Force, something the Taliban doesn't have. Taliban does not have an Air Force. We provided close air support. We gave them every chance to determine their own future. What we could not provide them was the will to fight for that future. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. दुनिया की सबसे बड़ी चिंता यही है कि तालिबान औरतों के साथ बर्बर बर्ताव करेगा। इन सब पहलुओं पर हम बात करेंगे अपने सहयोगी, पत्रकारिता में सहयोगी प्रकाश के रे से, जो इस विषय का गहराई से अध्ययन करते रहते हैं। प्रकाश, मेरा पहला सवाल यही है कि अचानक से तालिबान तो प्रभावी नहीं हुआ होगा, क्या वाकई किसी को इसका अंदाजा नहीं था या ये बात दुनिया से छिपाई गई? रातों रात आप एक कमेटी बना लेते हैं, उससे समझौता कर लेते हैं और माना जा सकता है कि अमेरिका को ये पता नहीं होगा, वहां मौजूद वेस्टर्न मीडिया को पता नहीं होगा कि अमेरिका इतनी जल्दी भागेगा, तालिबान से मोहलत मांगेगा कि भागने दो। मुझे लगता है कि हमें ये मानना चाहिए कि अमेरिका को, उसके थिंक टैंक को, इंटेलिजेंस को और अफगान सरकार को उस तरीके से अंदाजा नहीं था। और उसकी वजह यह है, मैं ये दो आधार पे कह रहा हूं। एक तो ये कि अभी 8-9 जुलाई को राष्ट्रपति बाइडेन स्पेसिफिक रूप से कह रहे थे कि तालिबान के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अफगानिस्तान को कब्जे में ले ले। और दूसरी चीज, उन्होंने साइगॉन 1975 के मामले के बारे में स्पेसिफिक जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि हमें दूतावास की छत से भागने की नौबत नहीं आएगी। तो आप समझिए कि अभी लगभग 1 महीने पहले राष्ट्रपति ये कह रहे थे, तो इतना भी वो अंधेरे में रखने की स्ट्रेटजी नहीं हो सकती है। इसका एक इशारा ये मिलता है कि इनको अंदाजा नहीं था। और दूसरी चीज कि अगर अंदाजा होता तो अफगानी गवर्नमेंट जो एस्टेब्लिशमेंट था, अफगानी गवर्नमेंट जो थी और स्थानीय स्तर पे जो गवर्नर्स थे, वो उस चीज की तैयारी करते। तैयारी सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको तालिबान को रोकना है, बल्कि जो बहुत सारे गवर्नर्स हैं वो या मिलिट्री में या वहाँ की पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, उसमें बहुत सारे वारलॉर्ड्स हैं खुद। तो उनको अपने अस्तित्व को भी बचाने की बात थी। तो सभी अंधेरे में थे, सबको लग रहा था कि, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि आप जब पिछले 20 साल से बार बार ये कह रहे हो तालिबान खत्म हो गया, तालिबान खत्म हो गया, तो कई बार ये होता है ना कि आप अपने ही बुने हुए फरेब में खुद भी फंस जाते हैं अपने झूठ में। ये होता हुआ हम अफगानिस्तान में देख रहे हैं। लेकिन इतना मजबूत कैसे हो गया तालिबान? उसके पास इतना पैसा, इतना हथियार, अचानक से चंद दिनों के भीतर वो आकर कब्जा कर लेता है और जो उसके सुर हैं वो भी बदले हुए नजर आते हैं। तो क्या उन सब पर विश्वास किया जा सकता है?
पहली चीज की देखिए, जो लोग अफगानिस्तान को पढ़ते रहे हैं, जानते रहे हैं, देखते रहे हैं, उनको कम से कम अचरज नहीं करना चाहिए। और अगर वो भी अचरज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ठीक से देख नहीं रहे थे। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट, अभी पिछले साल की रिपोर्ट है कि वहां की लगभग जो 4 करोड़ की आबादी है, उसमें से 1 करोड़ लोगों को इमीडिएट नीड की जरूरत है, उनको बेसिक नीड की जरूरत है। इतनी बड़ी आबादी जो है वहां पर विकलांग है। लाखों लाख लोग, 20 लाख लोग मारे गए सोवियत वार में। ये पूरी लिस्ट है, पूरी हिस्ट्री है, लिगेसी है वायलेंस की, वारलॉट्स के अत्याचार की, वारलॉट्स की अपने जो मुजाहिदीन जब सत्ता में आए थे उनकी लड़ाई का, फिर ये 20 साल का ये अमेरिका तालिबान का युद्ध। अब आप ये समझिए, जब एक पूरी की पूरी आबादी त्रस्त है तो वो कहीं ना कहीं शरण लेगी। उसके लिए जान बचाना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है कि तालिबान। और अब हमें ये भी समझना होगा कि तालिबान अलकायदा नहीं है, वो अरब से नहीं आया है, वो खुरासान से नहीं है, वो वहीं का है। तो वो लोग, और वो उन्हीं कम्युनिटीज का है। तो आप जो लोग भी अफगानिस्तान को जानते हैं वो जानते हैं कि वो जो कल्चर है, जो सोशल कल्चर है, जो सोशल फैब्रिक है, वो कितना एक दूसरे से मिला जुला है। रिश्तेदारियां, परिवार, कम्युनिटीज, पंचायतें, मस्जिदें क्या रोल अदा करती हैं वहाँ पे जो शरिया कोर्ट्स हैं, जो लोकल कोर्ट्स हैं। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान अभी भी इस्लामिक रिपब्लिक है ऑफिशियली, तो इस्लाम और इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस का जो प्रभाव है। तो इन सारी चीजों में जो तकलीफें हैं, वो तकलीफें लेके कहीं तो लोग जा रहे होंगे। अब उसमें हम मान सकते हैं कि कुछ लोग भय से जाते होंगे, कुछ लोगों को डरा के अपने खेमे में ला देता होगा तालिबान। लेकिन जिस स्तर पे उसने दिखाया है अपने एडवांसमेंट को और अपने पीछे जो लामबंदी है उसकी, तो वो निश्चित रूप से हमको उसका कारण अफगानिस्तान की राजनीति, वहां की आर्थिक, बताइए 20 बिलियन डॉलर की भी इकोनॉमी नहीं है अफगानिस्तान की, 20 बिलियन की भी नहीं। और अमेरिकी राष्ट्रपति पिछले 2 महीने से बार बार कह रहे हैं कि हमने 1 ट्रिलियन खर्चा कर दिया, हमने 1 ट्रिलियन खर्चा कर दिया। इन्होंने 1 ट्रिलियन कहाँ खर्चा किया? पहली बात की ये डेट फाइनेंस है, नंबर 1। नंबर 2 कि ये पैसा किस चीज पे खर्चा हुआ? मोस्टली पैसा तो हथियारों पे खर्चा हुआ। आपने बम गिराया, उसको आप खर्चे में जोड़ रहे हैं। वो पैसा कहाँ गया? वो अफगानिस्तान आया? वो अफगानिस्तान नहीं आया, वो हथियार बनाने वाली कंपनियों को गया, वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनियों की जेब में गया, वो बहुत सारे लोग स्टडी करते रहते हैं, रिपोर्ट्स निकालते रहते हैं, उनकी जेब में गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा। अफगानिस्तान में कहाँ गया? आप सोचिए कि जिस देश की पूरी इकोनॉमी, जीडीपी 20 बिलियन डॉलर भी ना हो, अगर वहां 1 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट होता, अगर सचमुच में इन्वेस्टमेंट होता, तो मतलब कितना भी वार हो, कितना भी वो समाज अस्थिर हो, कुछ तो दिखता। इसका मतलब जो लोकतंत्र के नाम पर निवेश करने की बात हो रही थी, वो सीमित निवेश था। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि लोग गए, जब संस्थाएं इन्होंने नहीं बनाई या वो नहीं होंगी, तो लोग वापस इन्हीं लोगों के पास गए होंगे, तालिबान के पास गए होंगे। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि अब जो तालिबान आश्वासन दे रहा है, उस पर भरोसा किया जा सकता है? और जिस तरह की बर्बरता का अनुभव है वो अगर दोहराया गया तो? देखिए, पहली बात कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी पिछले 40-45 सालों से घट रहा है, और उसमें जितने भी तरीके के फरीक हैं, किरदार हैं, उसमें तालिबान सबसे नया किरदार है। इस बात को हमें पहले समझ लेना चाहिए। तालिबान की पूरी हिस्ट्री 25 साल की हिस्ट्री है, लेकिन ये लड़ाई 45 साल की है। तो जब एक एरिना में आप कूद रहे हैं, एक मैदान में, एक खेल में जब आप हिस्सेदार हो रहे हैं, तो खेल के उन्हीं नियमों को आपको भी अपनाना पड़ेगा। और हो सकता है कि कुछ नियम को आप थोड़ा ज्यादा एग्रेसिवली अपनाएंगे, कुछ मामले में आप जो है टैक्टिक्स को बदलेंगे, लेकिन खेल के मोटा मोटी नियमों का आप पालन करेंगे। तो जो बर्बरता स्पेसिफिक तौर पे जिधर आप इशारा करना चाहते हैं, जो खासकर हमने महिलाओं के संबंध में देखा जब उनकी हुकूमत थी 1996 से 2001 के बीच में, लेकिन ये सिलसिला वारलॉर्ड्स का, आप अगर तालिबान के उदय की कहानी पढ़ें, और आप मुझे 1-2 मिनट दें, ये तालिबानी मुजाहिदीन आंदोलन जो चल रहा था सोवियत ऑक्यूपेशन के खिलाफ, उसमें ये लोग वॉलंटियर थे। और इनका बहुत ज्यादा जो काम था वो लड़ाई लड़ना नहीं था, वो एक छोटा हिस्सा था। बड़ा हिस्सा था, इनको शरिया अदालतों का जिम्मा था, इनको जो है दीनी एजुकेशन देने का जिम्मा था। और
तालिबानियों का जो ग्रुप था वो एकमात्र ग्रुप था मुजाहिदीनों के पूरे कई तरीके के फरीक में जो मिली जुली कम्युनिटीज का था। ऑब्वियसली वो पख्तून ज्यादा थे, ऑब्वियसली जो है चूंकि अफगानिस्तान में पख्तूनों की एक बड़ी आबादी है तो एक बड़ा हिस्सा उनका पख्तून है, लेकिन जिनको तालिबान कहा गया मुजाहिदीन आंदोलन में, वो जो ग्रुप था वो उस ग्रुप में तमाम तरीके के मौलाना और तमाम इलाकों के मदरसों के लड़के उसमें शामिल थे, स्टूडेंट्स शामिल थे। इसलिए उनको आमतौर पे कह दिया कि अरे भाई वहां पे किसकी जिम्मेवारी है, तो यार तलबा देख रहे हैं, तालिबान देख रहे हैं, तो नाम पड़ गया तालिबान। 1990 में जब सोवियत वापिस 89 में जब सोवियत सेनाएं वापिस चली जाती हैं तो ये मदरसे के लड़के मुजाहिदीनों के और ग्रुप के साथ शामिल नहीं होते। कुछ लोग हो गए होंगे, कुछ लोगों ने किसी को ज्वाइन कर लिया होगा, कुछ लोगों को, लेकिन मोटा मोटी ये वापिस अपने मदरसों और मस्जिदों में लौट आए, ये वापस अपने स्कूलों में लौट आए, ये वापस अपने गांवों में लौट आए। और 90 से 95 तक ये मदरसों में ही थे, ये कोई कहीं ट्रेनिंग लेने नहीं जा रहे। और जब आप 1992 से 1995 के बीच मुजाहिदों के बीच में आपस की खून खराबा आप देख रहे हैं, गुलबुद्दीन हिकमत यार, अहमद समसूद, रब्बानी, ये तमाम जो फरीक हैं, मार्शल दोस्तम, अभी जिनकी बात हो रही है इस्माइल खान जिन्होंने हेरात सौंपा पीछे, लेजेंडरी मुजाहिद, ये सारे लोग जब आपस में एक दूसरे पे गोलाबारी कर रहे थे तो पूरा अफगानिस्तान तबाह हो गया। और उसी बीच में जब हम औरतों की बात कर रहे हैं, जब बच्चों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो मैं बार बार कहूंगा कि अफगानिस्तान के हालिया इतिहास में एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको कि यंग बच्चों के सेक्सुअल हरासमेंट का शोषण था, हमें उसको नहीं भूलना चाहिए। अफगानिस्तान के सोसाइटी में ये जो एक तरीके से आप कहिए कि रिवाज बना हुआ है कि गरीबों के बच्चों को का सेक्सुअल हरासमेंट बड़े लोग करते हैं, जो भी उस सोसाइटी के बड़े लोग हैं, जो रसूखदार लोग हैं, ताकतवर लोग हैं। कम्युनिस्टों के शासन में यह हुआ था कि उन्होंने बच्चाबाजी को बंद कर दिया था, इसको बच्चाबाजी बोलते हैं, उसको बंद कर दिया था। लेकिन जैसे ही मुजाहिद सत्ता में आते हैं नजीब के बाद, ये परंपरा फिर शुरू होती है और उन बच्चाबाजी के इस परंपरा के शिकार बच्चों के माता पिता और परिवार, लूटमार, भ्रष्टाचार जो मुजाहिदीनों का हो रहा है, और ये जो आपस की लड़ाइयों से पूरा काबुल शहर बर्बाद हो गया था। उस समय कोई तालिबान वहां नहीं था, मास रेप की घटनाएं थी। तो ये लोग चूंकि मुजाहिद आंदोलन में देश के अलग अलग हिस्सों में ये रिलीजियस काम में इन्वॉल्व थे, उस मुजाहिदीन आंदोलन के हिस्से के रूप में, तो गरीब लोगों ने अपने गांवों में, अपने इलाकों में, अपनी बस्तियों में, शहरों में इन मुल्ला और जो उन मुल्लाओं के अंदर में जो बच्चे एजुकेशन ले रहे थे, दीनी शिक्षा ले रहे थे, उनके पास अपनी शिकायतें लेके जा रहे थे कि अरे भाई मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, आप मेरी मदद करें, आप तो जज हैं, आप तो काजी हैं, आप तो आलिम हैं। तो वहां से ये जो पुराने मुजाहिद हैं, जो तालिबान वाले ग्रुप के, इन्होंने कुछ पेटिशन देना शुरू कर दिया, इंटरवेंशन शुरू करना ये किया। और उस वजह से क्या हो कि अचानक इनके फेवर में, जहां से ये कांधार से शुरू हुआ मुल्ला उमर के नेतृत्व में, इनके पास इतना बड़ा जन समर्थन आ गया कि कांधार का गवर्नर कुछ ही समय में कांधार छोड़ के भाग गया। वो भी मुजाहिद था, वो भी कोई सोवियत या अमेरिकन पपेट नहीं था, या ईरानियन या पाकिस्तानी पपेट, भाग गया वो। तो प्रकाश जी, तो उसके बाद ये मार्च करते गए और बमुश्किल 1-1.5 साल के अंदर इन्होंने काबुल जीता। अब यहां पर एक बात मैं और जोड़ूं कि तालिबान कैसा इवॉल्व करता एज अ गवर्नमेंट, एज अ पॉलिटिकल फॉर्मेशन, इसके लिए उसको टाइम नहीं मिला। एक तो 95 से 2001 तक उसको भी लड़ना है, अपनी हैसियत बचानी है उसको, बाकी मुजाहिदीनों से लड़ना है, और 2001 में फिर ये अमेरिका का हमला हो जाता है। और उस समय ये बड़ा सवाल था क्योंकि मुजाहिद आंदोलन में बहुत दुनिया भर से लोग आए थे लड़ने के लिए, जिसमें कि अरबी भी थे, जिनका नेता थे ये अलकायदा वाला ओसामा बिन लादेन। तो ये सारे सवाल थे। फिर पाकिस्तान के बहुत सारे लोग थे। तो ये सारी चीजों के बीच में दो बातें हुई। एक बात तो ये हुई कि जो तालिबान के बारे में हमें जानना चाहिए था, हम नहीं जान पाए। क्यों? क्योंकि तालिबान क्या सोचता है, उसके अखबार क्या सोचते हैं, उनके भाषण क्या हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स खत्म हो गया हमारे सामने से। उनका ना कोई ट्रांसलेशन हुआ, ना उनके बारे में ईमानदार जो है पढ़ाई लिखाई की गई। अब वो कुछ लोग उस पर काम कर रहे हैं, ट्रांसलेशन हो रहा है, उसको रखा जा रहा है।
और दूसरी चीज ये हुई कि जो हम जान नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि तालिबान कैसा डेवलप करता ये होने नहीं दिया गया, वो तुरंत खत्म हो गया मामला। तो ये दो बातें, जब भी हम तालिबान के बारे में बात करें तो ये दो बातें हमें जाननी चाहिए कि क्या हम नहीं जान सके और क्या हम नहीं जान सकते हैं। प्रकाश, मेरा एक अब मैं आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि क्या अब तालिबान बदल गया है। देखिए, पहली चीज कि ये जीते हुए ग्रुप का हिस्सा होते हुए भी 1990 में इन्होंने सियासत में हिस्सेदारी नहीं मांगी, ये वापिस अपने मदरसों में लौटे। इसका मतलब ये हुआ कि इनका सत्ता से लेना देना नहीं था। क्यों? अगर ये सत्ता में लेना देना होता तो ये भी मंत्री बनते, ये भी कहीं से गवर्नर बनते, ये भी इनको भी 2-4 जिले मिलते, इनको भी मिलिट्री में जो है इन्वॉल्व किया जाता, ये नहीं। दूसरी चीज कि तालिबान एक पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में, क्यों उसका एक नाम भी है तहरीके इस्लाम तालिबान, और ये मेरा दिया हुआ नाम नहीं है, करजाई साहब भी बोलते हैं, सब कोई बोलता है उसको, डोनाल्ड ट्रंप भी बोलते हैं उसको। तो उस तहरीक को सत्ता का पता चल गया, उसको अनुभव है, क्योंकि वो 6 साल तक एक देश की हुकूमत कर चुका है। और आपको एक बार आपको सियासत नहीं करनी थी, दूसरी बार पूरे मुल्क की हुकूमत आपके हाथ में, और देखते देखते कहानी खत्म, और 20 साल तक आप जो है सड़क पे, आपको अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ रहा है। तो तालिबान ये जानता है कि लड़ाई की 20-25 साल में उन्होंने लड़ाई जान ली, सियासत जान ली, डिप्लोमेसी जान ली, अलग अलग लोगों के साथ एडजस्टमेंट जान लिया, और उन्होंने इस मौके में, जिससे कि पहले वाले सवाल का भी जवाब जुड़ता है कि इन 20 सालों की लड़ाई में उन्होंने एक क्रॉस जो है अपने संबंध, जनाधार और मुल्कों के संपर्क और सब बढ़ाया। और चूंकि देखिए, हम लोग चूंकि एक मिलिट्री इवेंट भी हो रहा है, मतलब ये सेनाएं लड़ रही हैं, ग्रुप्स लड़ रहे हैं, तो मिलिट्री टैक्टिक्स से भी हमको देखना पड़ेगा। ठीक है। गुरिल्ला रूल बुक के हिसाब से ये है कि आप स्लीपर सेल्स डालते हैं, आप जो है डिफरेंट डिसकंटेंट हैं, जहां पे जैसे कहा जा रहा है ना कि गनी सरकार पैसा नहीं दे रही थी, तालिबान पैसा देके अपने हिस्से में ले रहे थे, ये सारी चीजें की गई। तो क्या हुआ कि जब आप कांधार के गेट पे पहुंचते हैं तो पता चला कि 10,000 तो आपके पहले ही से अंदर बंदे थे। काबुल आप पहुंच रहे हैं, उससे पता चला कि 50,000 लड़के तो हमारे पहले ही से यहाँ पे अंदर में तैयार थे। तो ये 20 सालों के इतिहास को सिर्फ हमने क्या देखा? हमने वीडियो गेम देखा, वार के नाम पे बम गिर रहा है, तोरा बोरा की पहाड़ी उड़ रही है, ये मिसाइल दागा जा रहा है, अजीब से नगाब पोस्ट, एक उधर से नगाब पोस्ट हैं जो पगड़ी बांध के और मुरेठा बांध के और नाक बंद करके लड़ रहे हैं क्लासनिकोव लेके, और दूसरी तरफ हेलमेट, गोगल्स, नाइट विजन लगा के वो रोबोट की तरह जो है लोग मशीन गन चला रहे हैं। हम तो ऐसे देखे, हमने बाकी चीजें प्रकाश, चूंकि समय का भी थोड़ा ध्यान रखना है, लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि तालिबान और अफगानिस्तान के संकट को भारत में आतंक और धर्म के फ्रेम में देखा जा रहा है, ये धर्म का असली चेहरा है बताया जा रहा है। क्या इस राजनीतिक माहौल के कारण भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका प्रभावित हो रही है, सार्वजनिक रूप से? बैक चैनल की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि आधिकारिक रूप से भारत ने कभी भी तालिबान को एक आतंकवादी तहरीक नहीं माना है। पहली चीज हमें यह जानना चाहिए। और जब अलकायदा और 9/11 भी हुआ था तो अमेरिका ने तालिबान पर यह आरोप लगाया था कि तुमने जिनको पनाह दी है उन्होंने ये हमारे यहाँ तबाही मचाई है। उन्होंने तालिबान को डायरेक्टली दोषी नहीं ठहराया था। तीसरी बात, जो 9 देश हैं जिसमें रूस भी शामिल है, कनाडा, जापान वगैरह भी हैं, तालिबान के ऊपर कोई भी ये आरोप नहीं लगा सकता है कि तालिबान ने अपने देश की सीमा के बाहर किसी भी तरीके की कोई आतंकवादी गतिविधि की है। लेकिन उन्होंने, चूंकि लड़ना है, आप एक लड़ाई में हैं, आप जब देशों से बंदूकें ले सकते हैं, पैसे ले सकते हैं, आप आदमी ले सकते हैं, तो आप दूसरे आतंकवादी गिरोहों को भी लेके अपने साथ आप चलते हैं ताकि आपकी ताकत बनी रहे। तो ये जरूर है, जिस पर कि आपने देखा चीन ने, अमेरिका ने और ईरान ने, रूस ने कहा कि भाई आप ये इन आतंकवादियों से अपना संबंध तोड़िए। आज सुबह ही 750 भारत अभी अगर आतंकवादी कह देता तो आईटी सेल के लोगों को आराम मिल जाता, फिर वो आराम से अपना और ट्रोल कर सकते थे ना। क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी आतंकवादी कह दे रहे हैं? क्योंकि सारी राजनीति अपने देश के नागरिकों को इसी आधार पर मुसलमानों को टारगेट की जा रही है कि वो तालिबान समर्थक बताए जा रहे हैं। अब अफसोस की बात है कि हमारा पब्लिक डिस्कोर्स का एक बड़ा हिस्सा जो है इस्लामोफोबिया का शिकार है,
और हिंदू मुस्लिम की राजनीति या नफरत, ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आपके जरिए हम लोग जानते समझते रहे हैं, लेकिन भारत नहीं कह सकता है और भारत को कहना भी नहीं चाहिए। आप ये देखिए कि तालिबान कह रहे हैं कि हम अफगान नेशनल्स हैं, हम अफगान राष्ट्रवादी हैं। तो भारत ने सिर्फ डिप्लोमेटिक गलती की, और अगेन मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, विवेक काटजू कह रहे हैं जो कि भारत सरकार सचिव रह चुके हैं, राजदूत रह चुके हैं, कि अगर वो राष्ट्रवादी है या आतंकवादी है तो ये जानने के लिए सबसे पहले मुझे उससे संपर्क करना पड़ेगा। अगर वो सुधरा है, अगर वो हमारे लिए आगे के लिए नेगेटिव नहीं होगा, इसके लिए भी हमको बातचीत करना होगा, हमें उसको बताना होगा कि ये मेरा रेड लाइन है, हिंदुस्तान इससे आगे बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वो चीज। और दूसरी चीज, हम सिक्योरिटी काउंसिल में अभी अध्यक्ष हैं इस महीने के लिए, हम सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के आकांक्षी हैं, और इतनी बड़ी घटना अपने पड़ोस में हो रही है और हमारे पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। मैं उन ट्रोलों को क्या कहूं, मतलब उनके बारे में सोचना मेरे लिए समय की बर्बादी है, लेकिन मैं अपनी सरकार की कोशिशों पे मुझे रियली अफसोस की मुझे लगता है, और मुझे नहीं, तमाम लोग कह रहे हैं, तमाम विद्वान कह रहे हैं। और दूसरी एक लाइन खाली मैं जोड़ दूं कि भारत सरकार को कोई जल्दीबाजी भी नहीं करनी चाहिए कि तालिबान को रिजेक्ट करना है या तालिबान को मानना है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलके भारत को यह करना चाहिए, और भारत को यह भी कोशिश करनी चाहिए कि ठीक है, आप अच्छा कर रहे हैं कि हिंदू सिख जो शरणार्थी हैं उनको आप मदद कर रहे हैं, लेकिन आप जितना ज्यादा कर सकें, क्योंकि अभी तक हम अफगानिस्तान के मित्र देश हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश। निश्चित रूप से सारी बातें टीवी में नहीं हो सकती हैं, और आगे की जो तस्वीर है उस पर अभी नहीं हुई, लेकिन आगे हम और आपसे बातचीत करेंगे। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसी से जुड़ी कुछ संक्षिप्त खबरें। अफगानिस्तान का संकट बड़े पैमाने पर शरणार्थी संकट पैदा करने वाला है। तालिबान की क्रूरता का अनुभव डरा रहा है कि वहां पर पोलियो के कार्यक्रम चल पाएंगे या नहीं, वहां की लड़कियों के साथ क्या होगा। यही नहीं, भारत में रह रहे अफगानी छात्र भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ काबुल में मौजूद भारतीय भी वापसी को लेकर असुरक्षित हो गए हैं। भारत सरकार ने विश्वास दिलाया है कि सभी नागरिकों को वापस लाने का प्रयास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के सूरज ने काबुल से एक वीडियो भेजा है। एक कमरे में कई भारतीय बंद हैं। सूरज ने अपील की है कि सभी चिंतित हैं और भारत लौटना चाहते हैं। कई लोग फोन पर अपने घर वालों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सभी प्राइवेट कंपनी के लिए काम करने काबुल गए थे। अफगानिस्तान में फंसे यात्रियों और दूतावास के कर्मचारियों को लेकर एक विमान आज गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचा है। इस जहाज में वहां तैनात भारत के राजदूत रुद्रेंद्र टंडन भी थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार वहां मौजूद भारतीयों को सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रही है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।